Hello students, welcome to iExamB. This is सोनल सकलानी. सो क्विक एग्री कॉन्सेप्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस सीरीज़ के ही जो अलग हमारा नया वीडियो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एग्रोमेट्रोलॉजी और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं उनके बारे में. तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन. ठीक है. सो सबसे पहले तो एग्रोमेट्रोलॉजी ही जान ले. एग्रोमेट्रोलॉजी जानने के लिए हमें जानना है पहले कि मेट्रोलॉजी क्या होता है, मीटेरोलॉजी कहाँ से आया है. तो मीटेरोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. पहला क्या है, मीटियोर्स, दैट इज़ अबव द अर्थ सरफेस. यानी कि अबव द अर्थ सरफेस क्या है, जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं, जितने भी फिनोमेना होते हैं, आपकी लाइटनिंग का फिनोमेना है, ठीक है, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से रेनफॉल होती है, वो सारे फिनोमेना और वो सारी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं और अबव द अर्थ सरफेस हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं. लॉजी का मतलब तो हमेशा इट्स अ स्टडी ऑफ द साइंस दैट इज़ रिलेटेड टू दीज टर्म्स. ठीक है. अब इसी में एग्रोमेट्रोलॉजी क्या है. देखो, मेट्रोलॉजी तो सारी चीज़ें मतलब सब चीज़ से रिलेटेड. एग्रोमेट्रोलॉजी स्पेशली फोकस करता है आपकी जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, जितने हैं जो हम क्रॉप कल्टिवेट करते हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. जो डिफरेंट वेदर फिनोमेना है, वेदर के डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, एटमॉस्फेरिक जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन को, उसकी ग्रोथ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, वो सारा हम किस में पढ़ते हैं. एग्रोमेट्रोलॉजी डील्स विद द रिस्पॉन्स ऑफ क्रॉप्स टू द फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस. ऑलराइट. अब इसमें होते हैं दो आपने टर्म्स सुने होंगे, दैट इज़ द वेदर और दूसरा आता है हमारा क्लाइमेट. सो वेदर क्या होता है. वेदर एक फिनोमेना है, आप बोल सकते हो, जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है. अब किसी भी अगर हम प्लेस में जाते हैं तो हम वहाँ पर एक दिन का क्या पूछते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा है ना. कहीं पर हमें ट्रिप प्लान करनी होती है तो हम देखते हैं कि कल का वेदर कैसा रहेगा. तो वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म में जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की. ठीक है. शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ द वेदर. वेयर इज़ क्लाइमेट क्या है. क्लाइमेट आप कब देखते हो, जैसे आपको किसी कंट्री का अगर आपको ओवरऑल क्लाइमेट देखना है, या किसी रीजन का अगर आपको ओवरऑल क्लाइमेट देखना है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, या सदर्न पार्ट जो है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. तो लार्जर एरिया में, और क्लाइमेट क्या होता है लॉन्ग टर्म, जैसे मतलब बहुत सालों का हम क्या है एवरेज लेते हैं और फिर एवरेज से हम पता लगाते हैं कि ये किस टाइप की यहाँ पर क्लाइमेट है. जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, किस तरह की क्लाइमेट है. ठीक है. सो वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है ऑफ वेदर कंडीशंस. अब जो वेदर है ये चेंज होता रहता है, ये चेंज हो जाता है मिनट्स और आवर्स में, लेकिन जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज नहीं होता है, ये बहुत सालों का एवरेज होता है. ठीक है. सो ये थे दो टर्म्स पहले हमारे. जो इसके बाद है जो एक्चुअली में स्टडी किया जाता है एग्रोमेट्रोलॉजी में, दैट इज़ दी एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होती है, एक गैस है, गैशियस एनवेलप है अराउंड द अर्थ. हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड क्या है, गैशियस एनवेलप है जिसमें डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं. अब ये ऑर्डरलेस गैसेस हैं, मतलब इनमें कोई कलर नहीं है, कलरलेस गैसेस पूरी प्रेजेंट हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर दी वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, या फिर सर्वाइवल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट, है ना. क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इन्हीं गैसेस की वजह से होता है. इन्हीं गैसेस की वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो इतना है, अदरवाइज़ वो बहुत कम होता, एंड उस टेम्परेचर पे क्या है ह्यूमन बींग्स या फिर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते. तो इट्स बेसिकली अ गैशियस एनवेलप दैट इज़ इनविजिबल, नॉट विजिबल टू आइज. ठीक है. और एक्सटेंड कहाँ तक करती है, अराउंड 1600 किलोमीटर तक की हाइट तक ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं. इन्हीं गैसेस को हम क्या है ब्रीथ करते हैं. ठीक है. अब ये जो एटमॉस्फेयर भी है, एटमॉस्फेयर में भी अलग अलग लेयर्स हैं. किस बेसिस पे हमने लेयर्स डिवाइड करी हैं, टेम्परेचर के वेरिएशन के बेसिस पे हमने इनको अलग अलग नाम दिया है. ठीक है. पहला आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर. सो ट्रोपोस्फेयर होती है हमारी द लोअर मोस्ट, आप बोल सकते हो द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लोअर मोस्ट. ठीक है. तो ये एक्सटेंड करती है हमारी अराउंड 8 किलोमीटर से 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर. ठीक है.
जो इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर वाला रीजन जो है वहाँ पर 18 या फिर 16 to 18 किलोमीटर आप बोल सकते हो वहाँ तक एक्सटेंड करती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो गैसेस जो हैं ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं, तो ज़्यादा हाइट तक गैसेस इसमें प्रेजेंट होती हैं। वेरेज जो हमारा पोलर रीजन है वहाँ पर क्या है, 8 किलोमीटर तक ही होती हैं। अब ट्रोपोस्फेयर में ही जो जितने भी वेदर फिनोमेना है, वेदर फिनोमेना क्या क्या होते हैं हमारे, जो रेनफॉल हो गया, क्लाउड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है, साइक्लोन जो आता है वो भी इसी वाला जो लेयर है इसी में आता है, लाइटनिंग का फिनोमेना, सारे फिनोमेना जो होते हैं वेदर के वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। और क्या ट्रोपोस्फेयर में होता है, जैसे जैसे आप एलिवेशन पे जाएंगे, जैसे जैसे आप प्लेन एरिया से पहाड़ों में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है। तो यही होता है ट्रोपोस्फेयर में, as the elevation increases, as the height increases, the temperature goes down, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में जितनी भी फोटोकेमिकल आप बोल सकते हो रिएक्शंस होती हैं इस स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में ही होती हैं, ठीक है। ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, फ्रॉम जहाँ से ये ख़त्म होता है ना, देखो ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या है, एक आप बोल सकते हो ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, तो उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज के बाद ही हमारा स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाता है। तो 8 to 16 किलोमीटर ये है, और ये होता है हमारा अराउंड 50 किलोमीटर तक, 50 to 55 किलोमीटर आप बोल सकते हो। एग्जैक्ट देखिए, एग्जैक्ट ये एक डिमार्केशन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। गैसेस जो हैं एक दूसरे के साथ मिली हुई रहती हैं, तो फिर आप एग्जैक्ट डिमार्केशन नहीं बोल सकते हो, बट टू अप्रॉक्सीमेशन में आप बोल सकते हो कि 50 to 55 किलोमीटर तक इसमें हाइट तक ये स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड करता है, ठीक है। और जो ओजोन की लेयर होती है, ओजोन की जो गैस होती है वो भी इसी में ही प्रेजेंट होती है। ओजोन की जो गैस है वो अराउंड 20 किलोमीटर की हाइट पे प्रेजेंट होती है, और इसी से क्या होता है, जो भी यूवीबी रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेडिएशंस जो होती हैं वो ओजोन से ब्लॉक इसी लेयर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मीजोस्फेयर। अब देखिए यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में क्या था, जैसे हाइट इंक्रीज़ हो रही है वैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था। वेयर एज हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसमें क्या होता है, हाइट इंक्रीज़ होने के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, इसीलिए ये डिस्टिंक्ट है। फिर अगेन अगर हम मीजोस्फेयर में आ जाएं तो मीजोस्फेयर में फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मीजोस्फेयर में फिर से क्या होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये क्या है, स्केल है टेम्परेचर का, तो इधर टेम्परेचर कम है, इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, हाइट ऊपर को बढ़ती जा रही है। तो ये मीजोस्फेयर का आप देख सकते हो पार्ट। तो जैसे ही यहाँ पर हम हाइट इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। ये भी अराउंड होता है आपके 80 किलोमीटर तक की हाइट, 80 to 85 किलोमीटर तक की हाइट में आपका मीजोस्फेयर होता है। और लास्ट होता है हमारा थर्मोस्फेयर, ठीक है। इसके बाद 85 किलोमीटर के बाद क्या है, थर्मोस्फेयर हमारा प्रेजेंट होता है। और थर्मोस्फेयर से क्या होता है आगे, इसमें फिर से वही होता है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है ऑन इंक्रीजिंग द एलिवेशन, सेम एज इन स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे एलिवेशन के साथ क्या है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, वैसे ही थर्मोस्फेयर में भी एलिवेशन के साथ टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब ये मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में ही कहीं होता है हमारा आयनोस्फेयर, ठीक है। आयनोस्फेयर भी आप बोल सकते हो कि एक डिस्टिंक्टली आपको ऐसे विजिबल नहीं होगी कि कहाँ पर लेयर प्रेजेंट है, लेकिन ये प्रेजेंट होती है मीजोस्फेयर के कुछ पार्ट में और थर्मोस्फेयर के कुछ पार्ट में। इसमें क्या होता है, आयनोस्फेयर में जो सोलर रेडिएशंस आती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस आती हैं, उन रेडिएशंस की वजह से कुछ गैशियस पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। अब गैशियस पार्टिकल ब्रेक कैसे होते हैं, इनके आयंस फॉर्म हो जाते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये आयंस बना देते हैं। तो इसी वजह से क्या है, जब आयंस बहुत सारे एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो हम उस लेयर को क्या कह देते हैं, आयनोस्फेयर। और इस आयनोस्फेयर की वजह से ही जो भी आपकी रेडियो वेव्स होती हैं ना, वो जो टकराती हैं हमारे एटमॉस्फेयर से और दोबारा से हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है ना, इसी वजह से आयनोस्फेयर से ये क्या होता है, आयनोस्फेयर
ऐसे प्रेजेंट जो होता है, तो रेडिएशन जो आती है, रेडियो वेव्स जो आती हैं, वो ऐसे इससे टकरा के फिर आ जाती हैं, वापस से आ जाती हैं, और इसलिए हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम जो टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड हैं एग्रोमेट्रोलॉजी से। तो क्या क्या अलग अलग हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं। फर्स्ट आता है हमारा लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द हाइट। तो इसी को हम लैप्स रेट कहते हैं कि किस रेट पे वो डिक्रीज होता जा रहा है जो टेम्परेचर है। तो इसका रेट होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऑफ हाइट। जितनी आप बोल सकते हो टेम्परेचर, जब हम 1 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे तो हमारा कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडियाबैटिक लैप्स रेट। से लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट में क्या डिफरेंस है, इसमें तो सिंपली हम जब ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, ये लैप्स रेट हो गया। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है, जब हम एक जो एयर का एक पैकेट आप समझ लो, ठीक है, एयर का एक पैकेट हम कंसिडर करते हैं, और वो जब पैकेट ऊपर से नीचे जाता है, यानी कि एक जगह से जब हाइट में जाएगा या फिर हाइट से नीचे को आएगा, तब उसमें जो चेंजेस होते हैं टेम्परेचर के, देन दैट इज़ कॉल्ड एज दी एडियाबैटिक लैप्स रेट, या फिर एनर्जी का जो चेंज होता है उसमें, तो उसे एडियाबैटिक लैप्स रेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सोलर कांस्टेंट इज़ बेसिकली कि कितनी लाइट आ रही है अर्थ पे। तो इसको कैसे मेजर करते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर आप एक एरिया ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया में 1 मिनट में कितनी सोलर रेडिएशंस आ रही है। ठीक है, तो इससे ये मेजर किया जाता है डायरेक्टली। अगर आप अर्थ को ऐसे कंसिडर कर लें तो अर्थ के इतने से पोर्शन में, सपोज दिस इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थ के इतने से एरिया में ये जो डायरेक्ट रेडिएशंस आ रही हैं ये कितनी रिसीव हो रही हैं, तो ऑन एन एवरेज इट इज़ 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, देखिए ये ना 3 हमारे आप बोल सकते हो टर्म्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं हीट ट्रांसफ़र से। पहला होता है हमारा कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। सो रेडिएशन एक फिनोमेना है जहाँ पर कोई भी हमें मीडियम नहीं चाहिए होता है फॉर द हीट ट्रांसफ़र। जब हमारी जो सोलर लाइट है सन से अर्थ पे कैसे आ रही है, क्योंकि बीच में स्पेस में क्या है, कोई भी गैस नहीं प्रेजेंट है, फिर भी जो वहाँ से हीट है वो अर्थ पे आ रही है ड्यू टू द रेडिएशन फिनोमेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन फिनोमेना। कंडक्शन फिनोमेना को मीडियम चाहिए होता है, और मीडियम कैसा, जो आपके सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेटल हो गया ना, मेटल हो गया, सॉलिड ऑब्जेक्ट से जब हीट ट्रांसफ़र होती है, किस वजह से होती है, ये जो मेटल में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पर, इनके पास एनर्जी जब आ जाती है तो वाइब्रेट करते हैं और ये एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में जितने भी हमारे लिक्विड्स हैं या फिर हमारी गैसेस हैं, गैसेस में जो कन्वेक्शन मेथड होता है उसकी वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। कैसे, जैसे आपने पानी उबालने को रख दिया है ना, यहाँ पर पानी आपने उबालने को रख दिया, नीचे फ्लेम दी है, तो जो भी यहाँ पर पानी है वो पानी की मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पहले यहाँ के पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे और फिर वो ऊपर जाएंगे, फिर दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है ठंडे मॉलिक्यूल्स वो नीचे आ जाएंगे, फिर ऐसे ही करते करते सारे मॉलिक्यूल्स में क्या है, हीट का ट्रांसफ़र होगा। सो दैट इज़ द कन्वेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज़ बेसिकली जो भी रेनफॉल आपकी होती है या फिर आपका जो स्नोफॉल होता है वो सारा इसमें प्रेसिपिटेशन में आता है। प्रेसिपिटेशन में मतलब कि अर्थ में जिस भी तरह से वाटर आपका रिसीव हो, वाटर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो एज वेल।
सो दैट इज़ प्रेसिपिटेशन। इसमें भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, आपका ड्रिजल होता है, स्लीट होता है, उसको भी हम किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक टर्म होता है हमारा एल्बिडो। सो एल्बिडो क्या होता है, जब भी रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे फ्रॉम द सन, सो उसमें क्या होता है, कुछ रेडिएशंस तो हमारे क्लाउड्स में ही क्या है रुक जाती हैं, वहीं पर क्लाउड्स क्या है एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। कुछ रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ के सरफेस पे आती हैं, अर्थ के सरफेस पे गिरती हैं, या फिर सरफेस पे अगर आपका सॉइल है तो सॉइल पे गिरती हैं, या फिर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स पे गिरती है, स्नो अगर है स्नो पे गिरती है, और गिरने के बाद क्या है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सो दैट रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज दी एल्बिडो। और ऐसे ही एल्बिडो क्या है, हर एक जो आपका सरफेस है उसका एल्बिडो अलग अलग होता है, अलग अलग अमाउंट में वो हीट को या फिर आप बोल सकते हो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करता है। दैट डिपेंड्स ऑन कि क्या उसका कलर है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये सारे थे जितने भी एग्रोमेट्रोलॉजी का जो टर्म है उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जो और सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको और सारे ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके ये प्लेलिस्ट जो है पूरी देख सकते हैं। इसमें अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हमने वीडियोस बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई हम नया टॉपिक कवर करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।